हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। सी चिल्ड्रन, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिंप्लेक्स मेथड किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताया था। ओके, सो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए स्पेशल केसेस जो होते हैं सिंप्लेक्स मेथड में वो लेकर आऊँगा और केस स्टडी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो सिंप्लेक्स मेथड के जो स्पेशल केसेस है उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, स्पेशल केसेस इन सिंप्लेक्स मेथड। सो चिल्ड्रन, देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस है, जैसे कि डिजेनरेसी का प्रॉब्लम आता है, आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन का आता है, इनफिजिबल आता है, ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन का भी आता है। ठीक है, बट आपको ज़्यादातर डिजेनरेसी और अल्टरनेट सॉल्यूशन का प्रॉब्लम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आपको क्या करूँगा, मैं आपको ये दो ही के बारे में केसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब इस लेक्चर में मैं आपको दो केसेस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिजेनरेसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर डिजेनरेसी का प्रॉब्लम आएगा तो किस तरह से करना है, और अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज ज़्यादातर आपको एग्जाम में ये दो ही पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजेनरेसी की प्रॉब्लम की। सो चिल्ड्रन, सी ये हमारा मैट्राइसिस है। ठीक है, मतलब क्या है चिल्ड्रन, मैं यहाँ पे सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिजेनरेसी प्रॉब्लम आपका पता कर लोगे जब आपका सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि ये डिजेनरेसी प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, ये प्रॉब्लम डिजेनरेट है या नहीं। क्लियर हो गया? तो अभी मैं पूरा सम यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ सिंप्लेक्स मेथड का, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, अगर मैं दोबारा से उसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये लेक्चर जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन सपोज करिए ये मेरा जो है सिंप्लेक्स टेबल यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व हो गया? देखिए, अगर कोई भी वैल्यू, ठीक है, या तो जीरो या तो नेगेटिव में होगी, समझ जाना मैंने वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, 0 0 0 नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये मेरा सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व हो गया। क्लियर? फिर इसके बाद हम क्या करते थे, सिंप्लेक्स मेथड जब हमारा सॉल्व हो जाता था टेबल, उसके बाद हम क्या करते थे, ऐसा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते थे। राइट, आपको मैक्सिमाइज दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, सॉल्यूशन करते थे और फिर हमारा सॉल्यूशन हम लिख देते थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इतना देखा था कि इसको किस तरह से करना होता है। क्लियर हो गया? सो अब बात करते हैं कि डिजेनरेसी हम पहचानेंगे कैसे। सी चिल्ड्रन, याद रखिए, अगर आपका रेशियो, मिनिमम रेशियो अगर उसमें टाई आता है तो भी ये डिजेनरेट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे कोई भी मिनिमम रेशियो में टाई नहीं है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि आपका अगर कॉलम बी में अगर आपको ज़ीरो दिख जाता है, ज़ीरो, तो भी ये क्या होगा, डिजेनरेट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, दो आप चीज़ का ख्याल रखना, या तो मिनिमम रेशियो में टाई होना चाहिए या फिर कॉलम बी में ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, डिजेनरेट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा इतना कि डज डिजेनरेसी ऑकर इन दिस प्रॉब्लम, बस इतना पूछा जाएगा। आपको उसको सॉल्व नहीं करना होता है। तो आप मुझे बताइए, ये टेबल जब हमने सॉल्व करा तो हमको क्या मिला कि बी के कॉलम में 0 है, तो मतलब ये डिजेनरेसी वाला प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हाँ, यहाँ पे डिजेनरेसी होगी। तो हम कैसा लिख देंगे इसको, येस देयर इज डिजेनरेसी ऑकर इन दिस सॉल्यूशन बिकॉज x3 हैज़ अ वैल्यू 0 इन कॉलम बी। ओके, बस आपको इतना ही करना होता है। आपको डिजेनरेसी का प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं करना होता, आगे सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आपको पता करना होता है कि डिजेनरेट है या नहीं। वो कब पता करोगे, जब आप ऐसा पूरा टेबल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप जब निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये बताना है कि हाँ, ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिजेनरेट है या नहीं। ठीक है, तो सम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया चिल्ड्रन, डिजेनरेसी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। जब भी आप टेबल सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि या तो हमारे रेशियो में टाई आना चाहिए या तो फिर हमारे कॉलम बी में 0 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम बी में 0 है, राइट, किसी भी वेरिएबल में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ये देयर इज अ डिजेनरेसी ऑकर इन द सॉल्यूशन बिकॉज x3 हैज़ अ वैल्यू 0 इन द कॉलम बी। अगर समझो मिनिमम रेशियो में टाई होता तो कैसे लिखेंगे, यस डिजेनरेसी ऑकर इन द सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज अ टाई इन मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था डिजेनरेसी का प्रॉब्लम। अब चलिए हम देखते हैं कि अल्टरनेट सॉल्यूशन का प्रॉब्लम किस तरीके से करना होता है। ठीक है, चलिए सी अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, हमारा सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। 0 0 -0 0 -1 0, मतलब यहाँ पे हमारा जो टेबल सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऐसा जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो निकाल लेते हैं। राइट, ठीक है, तो अब इसको भी चिल्ड्रन सॉल्व करना पड़ता है। अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो होगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन डिजेनरेसी में आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अल्टरनेट सॉल्यूशन का हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं। ठीक है,
फिर से बोल रहा हूँ चिल्ड्रन कि मैं आपको जो टेबल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पूरा सिंप्लेक्स टेबल जो है सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ, राइट। पूरा मैं सम आपको सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो आपको याद रखना, जब आपका सॉल्व करके हो जाए उसके बाद ही आपको पता करना है कि ये डीजनरेस है क्या नहीं। तो डीजनरेसी कैसा करना है वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आपको पता करना है, अगर समझो आया अल्टरनेट सॉल्यूशन तो कैसे पता करेंगे, देखो सी। अब चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1, राइट। यहाँ पे s1 है और s3 है। तो x1 है, ठीक है, मतलब हमारे पास x2 नहीं है और x3 नहीं है। इसको नहीं देखने का, स्लैक वेरिएबल को मत देखो, ठीक है। ये x2 और ये x3 ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास नहीं है। तो ये x2 और x3 हमारे लिए ना नॉन बेसिस वेरिएबल है। क्या है, नॉन बेसिस वेरिएबल। ओके, सो चिल्ड्रन अब याद रखो, जब भी हमारे नॉन बेसिस वेरिएबल के पास अगर ज़ीरो होगा ना तो समझ जाना अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सपोज करो यहाँ पे क्या है x1, राइट। सपोज करो यहाँ पे होता है x2, तो किसकी कमी होती, x3 की कमी होती। तो x3 हमारे लिए क्या बन जाता, नॉन बेसिस वेरिएबल। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया, x1 दिया, मतलब हमारे पास x2 नहीं है और x3 नहीं है। तो x2 और x3 ये दोनों भी हमारे लिए क्या बन गए, नॉन बेसिस वेरिएबल, राइट। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या नॉन बेसिस वेरिएबल के पास ज़ीरो आता है कि नहीं, Cj माइनस Zj में। तो अब जब हम देखेंगे चिल्ड्रन ये वीडियो में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x2 के पास क्या है, ज़ीरो है ना। इसका मतलब क्या हो गया, x2 और x3 हमारे नॉन बेसिस वेरिएबल है, तो इसके पास तो -1 है। लेकिन देखिए x2 के पास क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर बॉक्स में डाल देंगे। क्यों, बिकॉज हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये बी कॉलम को इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4 डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो आंसर आएगा 4। सिमिलरली जब यहाँ पे हम 4 को डिवाइड कर देंगे 2/3 से, देखिए 4 को डिवाइड कर देंगे 2/3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 6। और फिर जब ये 4 को हम 5/3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12/5 यानी कि 2.4। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें से मिनिमम लेते हैं। तो मिनिमम कौन सा चिल्ड्रन, 12/5 यानी कि 2.4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर हो गया। सो अब ये 5/3 मेरे लिए क्या बन गया, ये बन गया मेरे लिए की एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाते हैं इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें जो है सेम रहेंगी, इतनी है ना, इतना ये सेम रहता है। ओके, अब से चिल्ड्रन ये S3 जो है लिविंग वेरिएबल है और ये x2 का एंटरिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x2, ठीक है। लेकिन उसके साथ उसकी जो वैल्यू थी 2 वो भी क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 4 को मुझे क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर है ये बॉक्स में, ठीक है, सबको की एलिमेंट से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 4 डिवाइड करूँगा की एलिमेंट 5/3 से, तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। तो आंसर आएगा मेरा 12/5। फिर 0 को अगर 5/3 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। फिर 5/3 डिवाइड बाय 5/3 तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह इसको जब डिवाइड कर दूंगा 5/3 से 0 को तो आंसर आ जाएगा 0। फिर से 0 को 5/3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। फिर -2/3 डिवाइड बाय 5/3 तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2/5। फिर सेम 1 डिवाइड बाय 5/3 तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/5। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये हमको वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकालता है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना। चलिए देखते तो कैसे करेंगे, 4 को माइनस करेंगे 4/3, ठीक है। फिर ये 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 से, मतलब 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, उसको माइनस करना है किससे, 4 से। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4/5, ठीक है। फिर उसके बाद 0 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। फिर उसके बाद 4/3 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओके, 0। उसके बाद 0 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 सॉरी -1/3 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय -2/5, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1/5। उसके बाद 0 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे -4/5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे की लाइन पे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12.5, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर हो रहा है आपको, ओके। उसके बाद 2
अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद 2 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद 0 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 अपॉन 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 5। उसके बाद 0 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा -2 अपॉन 5। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? जेड जे। जेड जे कैसे निकालेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो गया? 0। ठीक है, उसको प्लस करो, 3 1 सा 3। ठीक है, तो 0 प्लस 3 कितना हो गया? 3। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो गया? 0। तो 0 3 0। ठीक है, सबको प्लस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी 2। क्लियर हो गई बात? आया समझ में? फिर सेम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 2 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6। क्लियर हो गया? उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 3 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा? सेम 0। ठीक है, उसी तरह से आपको सब फाइंड करना है। 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 अपॉन 5 से, फिर प्लस करना है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 अपॉन 5 से, फिर प्लस करना है, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 अपॉन 5 से। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -4 अपॉन 5, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन 5, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0। क्लियर हो गया? अब क्या लिखा है? सी जे माइनस जेड जे, मतलब सी जे को जेड जे से माइनस करना है। 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। उसी तरह 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। उसी तरह 5 माइनस 6 कितना हो गया? 1 -1। उसके बाद 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0। उसी तरह 0 को माइनस करना है 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। 0 को माइनस करना है 0 से, आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो चीज़ हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, सी जे माइनस जेड जे आया, वो सब 0 0 -1 0 -1 0 है। मतलब क्या कि या तो हमारे यहाँ पे 0 होना चाहिए या तो फिर नेगेटिव में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 0 भी है और नेगेटिव भी है, मतलब हमारा सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे सॉल्व हो गया, सिंप्लेक्स का सम यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हम रेशियो को फिर क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? अभी हम उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या आता है। सी मैक्सिमाइज जेड 3x1 + 2x2 + 5x3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू, राइट। x1 की वैल्यू क्या है? 12/5, x2 की वैल्यू कितनी? 12/5, मतलब हमारे पास x3 नहीं है, तो x3 हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से 3 12/5 + 2 12/5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 0, है ना। अब क्या आएगा? 3 की जगह 3, x1 की वैल्यू कितनी है? 12/5, 2 की जगह 2, x2 की वैल्यू कितनी? 12/5, 5 की जगह 5, x3 की वैल्यू कितनी? 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 60/5 यानी कि 12। 5 1 ज़ा, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 हो गया। ओके, फिर इसके बाद 5 1 ज़ा 5, 1 इधर गया तो कितना हो गया? 10। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, तो हो गया 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना आया? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा हमारा 12। तो एक बात आपने नोटिस की क्या चिल्ड्रन, कि जब हमने पहले सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व किया था तो भी आंसर 12 आ रहा था, और अल्टरनेट सॉल्यूशन के बाद भी हमारा आंसर कितना है? 12। तो उसका मतलब क्या हुआ कि चाहे हम अल्टरनेट सॉल्यूशन से करेंगे तो भी हमारा आंसर कैसा आएगा? सेम ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? ओके चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन देखिए, मैंने आप यहाँ पे जो केसेस है सिंप्लेक्स मेथड के वो भी सॉल्व करवा दिया। सिर्फ एक केस स्टडी बाकी है चिल्ड्रन। ओके, बिकॉज ये चैप्टर का आपको केस स्टडी भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा आपके लिए। ओके, सो आई होप आपको आजकल क्या समझ में आ गया होगा। अगर आपको आजकल क्या समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।